Hello, welcome once again to the test solution of physics of the most powerful test series for NEET, that is Pratigya by MGCI. आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 12 की, और टेस्ट नंबर 12 is based on complete syllabus. So let's begin with the solution. Question number 1 is two resistors of resistances R1 equal to 300 plus minus 3 ohm and R2 equals 500 plus minus 4 ohm are connected in series. The equivalent resistance of the series combination is, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में R is given by R1 plus R2, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 300 ओम प्लस 500 ओम, दैट इज 800 ओम। और एरर्स भी इस केस में क्या होती है, डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। तो एरर भी जब आप लोग लेंगे तो डेल्टा आर शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। अब एरर के बारे में हम ये बात जानते हैं कि साइन हम भले ही प्लस माइनस लगा रहे हैं, पर मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए we add the values. So the correct answer should be 800 plus minus 7, that is option B. So for question number 1, we have option B. Next, question number 2. Electric potential at any point is V equal to minus 5x plus 3y plus root 15z. हमें V की वैल्यू दी है minus 5x plus 3y plus root 15z. Then the magnitude of electric field is, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहले पहुंचना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करें, वी राइट द रिलेशन E इक्वल्स माइनस dV अपॉन dr, विच इज माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई वी जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड वी के कैप। यानी कि हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशियल का क्या रूल है कि हम जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। तो जब इसको देखेंगे, यहां पे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मतलब y और z दोनों कैसे कांस्टेंट, केवल x का टर्म। तो ये बचेगा माइनस 5x का डिफरेंशिएशन आया माइनस 5 आई कैप। अब जे में सोचते हैं यही बात, जे में देखें तो x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, केवल y का टर्म, तो अपने पास यहां से आ जाएगा 3 j कैप। और अगर मैं सेम चीज k में देखूं तो k में देखेंगे तो x और y इन दोनों के टर्म हम कांस्टेंट ले लेंगे, अपने पास क्या बचेगा रूट 15 k कैप। टर्म कांस्टेंट हुए उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अपने पास 0 हो जाता है। तो ये अपने पास जो वैल्यू आ गई फाइनल, दिस शुड बी 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस रूट 15 के कैप। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस रूट 15 स्क्वायर, विच इज 25 प्लस 9 प्लस 15, विच इज रूट ऑफ 49, विच शुड बी 7। Hence the correct option should be option D. So for question number 2, we have option D. Next, in a circuit containing an inductance of 0, resistance, okay, तो एक इंडक्टर लगा है, प्योर इंडक्टर लगा है, रेजिस्टेंस का कोई कंपोनेंट नहीं उसमें। द करंट लीड्स द अप्लाइड एसी वोल्टेज। देखिए अगर इंडक्टर की हम लोग नॉर्मल बात करें ना, तो ये करंट और ये इंडक्टर वोल्टेज एक बहुत जनरल ग्राफ बनता है। तो आइडियली लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज, पर हमसे पूछा है इंडक्टर लीड्स। तो अगर मुझे ये एक टर्म लिखना है, दैट इंडक्टर लैग्स, इन इंडक्टर करंट लैग्स, तो क्या मैं लीड के अपोजिट चला जाऊं, मतलब लीड का माइनस साइन ले लूं, करेक्ट। तो करंट लैग्स बाय 90 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, लीड्स बाय माइनस 90 डिग्री है। बात समझ में आई। देखिए अगर हमसे पूछा होता कि ये बता दीजिए आप कि वोल्टेज क्या लीड करता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे 90, लेकिन करंट एक्चुअल में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और हमसे पूछ लिया है लीड, तो हम टर्म ही उल्टा कर देते हैं, हम क्या बोल देते हैं उसको, माइनस 90 डिग्री।
क्लियर? नेक्स्ट, a symmetrical double convex lens सिमेट्रिकल है, दोनों सरफेसेस की रेडियस सेम है, इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ए प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल राइट, इसको दो इक्वल पार्ट में कट किया ऐसे, प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस टाइप से एक प्लेन गया होगा। इफ द पावर ऑफ द ओरिजिनल लेंस वाज 4D, ओरिजिनल लेंस का पावर 4D गिवन है। अब जो नया लेंस बना है वो एक पार्ट तो ऐसा होगा, दूसरा पार्ट भी यही निकला होगा, ठीक है ना। द पावर ऑफ द डिवाइडेड लेंस विल बी, किसी भी एक पोर्शन का हम पावर फाइंड कर लें। देखिए ऐसे हमने लेंस को कट किया है तो जो आर की वैल्यू है वो तो चेंज हुई नहीं होगी, आर तो दोनों केसेस में सेम है, यहां पर भी ये रेडियस आर ही होगी। जब आर सेम है तो फोकल लेंथ, इस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये आर पर डिपेंडेंट होती है। जब फोकल लेंथ भी चेंज नहीं हुई तो पावर भी चेंज नहीं होगी। तो आखिर लेंस को ऐसा कट करने से चेंज क्या होता है? लेंस को अगर आप किसी भी तरीके से उसका जो एरिया है जिससे लाइट पास हो रही है वो कम कर देते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिमिनिश होती है, इंटेंसिटी कम होती है, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में फोकल लेंथ और पावर दोनों ही चेंज नहीं होंगी, हेंस द न्यू पावर विल ऑल्सो रिमेन 4D. Hence the correct option for fourth is C. Next, the main scale of vernier calipers has n divisions per meter. Okay, so it is given n division per meter. N divisions of the vernier scale coincide with n minus 1 divisions of main scale. तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया n माइनस 1, दैट इज 1 ओवर n डिवीजन्स। n डिवीजन के ऊपर अपने को 1 का डिफरेंस मिल गया। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, देखिए लीस्ट काउंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता था। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे डिफरेंस पर डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। अब ये 1 का डिफरेंस है ओवर n डिवीजन, तो मतलब यहां पर डिवीजन कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1/n, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हैं? n, तो ये आपका आंसर आ गया 1/n स्क्वायर मीटर की अगर बात करें तो। लेकिन हम आंसर ऑप्शन देखें तो आंसर ऑप्शन में हमें सेंटीमीटर में आपके आंसर्स गिवन है, राइट। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? सो ये आ जाएगा 100/n स्क्वायर इन सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 100/n स्क्वायर इन सेंटीमीटर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a projectile has initially the same horizontal velocity as it will acquire if it had moved from rest with uniform acceleration of 3 meter per second square for 30 सेकेंड। मतलब कि इसकी अगर वेलोसिटी में बोलूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये कितनी आनी चाहिए? कह रहा है सेम, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करता, मतलब 0 वेलोसिटी से 3 के एक्सिलरेशन से ज्यादा 30 सेकेंड तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक तरह से कितनी दे दी हमें? 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 90 मीटर पर सेकेंड कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई 90। If the maximum height reached by it is 80, then the angle of projection is, okay, h max 80 given है। अब यहां से देखते हैं, सपोज इसकी वेलोसिटी है u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। व्हाट ऑल डिटेल्स वी हैव? एक तो अपने पास ये बन गया u cos थीटा, ये होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब 90, और दूसरा हमें मिल गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is 80 into 2g, so 20 which is 1600, तो u sin theta
should be 40. u cos थीटा u sin थीटा दोनों मिल गए, डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा should be equal to 40 अपॉन 90. tan थीटा आ जाएगा अपने पास 4/9, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/9. So the angle of projection should be tan inverse 4/9. That is option C. So for question number 6, we have option C. Next. From a circular disk of radius r and mass 9m, a small disk of mass m and radius r/3 is removed concentrically. ठीक है. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center is. देखिए एक डिस्क है, इसका टोटल मास है 9m और इसकी रेडियस हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं r. अब हमसे क्या बोला है, एक दूसरी डिस्क को इसके अंदर से रिमूव कर दिया है जिसकी रेडियस है r/3, दोनों के सेंटर सेम रखे हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो हमें रिमूव्ड पोर्शन का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब डिस्क है, 2D फिगर है, तो कैन आई से पाई आर स्क्वायर एरिया पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड था वो 9m था, जो नया एरिया है वो है पाई r/3 स्क्वायर विच इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 9. देखिए एरिया 1/9 हो गया, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा 1/9, मतलब 9m का कितना बचेगा, अब केवल 9m अपॉन 9 विच इज m. तो ये इस नए पोर्शन का मास आ गया m. एक्सिस में किसी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है और उसी एक्सिस के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क अबाउट एक्सिस देख लेते हैं. एक्सिस बोला है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब डिस्क की जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उसी की बात हो रही है. और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते हैं हाफ mr स्क्वायर. तो जो लार्जर डिस्क है इसको m1 बोल दे रहे हैं, शुड बी हाफ 9m इंटू आर स्क्वायर. स्मॉलर डिस्क हाफ, मास इज m, डिस्टेंस इज r/3 स्क्वायर. इन दोनों का डिफरेंस नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा. तो रिजल्टेंट बन गया अपने पास 9/2 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर, यहां से 3 स्क्वायर हुआ 9 और 2 पहले से अपने पास, सो 9/2 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाई 18. एलसीएम इज 18, 81 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर. दिस शुड गिव मी 80 mr स्क्वायर बाई 18. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 40/9 mr स्क्वायर. Hence the correct option should be 40/9 mr square, that is option D. So for question number 7 we have option D. Next, in a semiconductor the concentration of electron is 8 into 10 power 14. Electron concentration 8 into 10 power 14 है per cubic centimeter, and that of hole is 5 into 10 power 12 per cubic centimeter. The semiconductor is, देखिए इंट्रिंसिक होता या प्योर होता तो इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए थी, सेम. यहां पर अगर मैं इसी से आइडिया लगाऊं केवल 10 पावर से, तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू होल कॉन्सेंट्रेशन. अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो दिस शुड बी विच टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी. 9th, the combination of logic gates shown below is equivalent to. यहां पर एक लॉजिक गेट सर्किट है अपने पास, यह बताना है कि इनमें से वो किसके इक्विवेलेंट जाएगा. चलिए देखते हैं. नॉट गेट, नॉट गेट,
दिस लुक्स लाइक अ नॉर गेट और फिर से नॉट गेट। अपने पास दो अप्रोच है, ट्रूथ टेबल अप्रोच या हम लोग अगर चाहें तो बुलियन अप्रोच। तो ट्रूथ टेबल अप्रोच लगा लेते हैं यहां पर। ये ए नॉट गेट लगाया, यहां पर बी, ये भी नॉट गेट लगा दिया। अब ये दोनों इनपुट गए हैं अपने पास नॉर में, तो नॉर को मैं और नॉट के कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर रहा हूं और इसके आगे एक और नॉट गेट लगा है। लेट अस कॉल दिस एस पी, दिस एस क्यू, ये बन गया आर, ये एस और ये वाई। इनपुट आउटपुट लिखते हैं। सो विल स्टार्ट विद ए एंड बी। पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं जल्दी से, हमें पूरी ट्रूथ टेबल वहां से बनाने में सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए ए का क्या मिल रहा है मुझे, आउटपुट पी, नॉट गेट। नॉट गेट मतलब इसका उल्टा कर देगा वो सिंबल, तो 1 1 0 0। बी पर चले तो बी का आउटपुट नॉट गेट से प्रोसेस होकर क्यू हो गया, तो बी का रिवर्स हो जाएगा 1 0 1 0। अब आर है पी प्लस क्यू, अब ए और बी से मतलब नहीं है, तो आर हो गया पी प्लस क्यू, सो दिस शुड बी 1 1 1 एंड 0। एस क्या आ जाएगा, आर का रिवर्स, और वाई क्या आ जाएगा, इसका फिर से रिवर्स। अब अगर मैं फोकस करूं तो मुझे मेन इन तीन वैल्यूज की जरूरत है, ए बी और वाई, फाइनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ए बी और वाई को अगर मैं फोकस कर रहा हूं अलग से, दोनों जीरो हैं तो आउटपुट है 1, 0 1 पर भी आउटपुट 1, 1 और 0 पर भी आउटपुट है 1, और 1 1 पर आउटपुट हो गया है 0। इनमें से कौन सा गेट है जो ये काम कर सकता है? देखिए अगर मैं एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट में मल्टीप्लाई होता था, तो अगर एंड गेट होता तो ये 0 मिलता और ये 1 मिलता, और एंड के आगे नॉट लगा दीजिए तो ये क्या मिल जाता, 1 1 1 0। तो क्या ये नॉट प्लस एंड यानी नैंड गेट का कॉम्बिनेशन है? और क्या यही कॉम्बिनेशन यहां पर मैच कर रहा है? तो द करेक्ट आंसर शुड बी NAND gate. So question number 9, we have option D, NAND gate. Next, the projection of a vector R equal to 3i plus j plus 2k on the xy plane has magnitude. Okay, vector है 3i cap plus j cap plus 2k cap। इसका प्रोजेक्शन हमने फाइंड किया है xy प्लेन पर। अब ये एक्स वाई प्लेन है ना, लाइन नहीं है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो इसको अगर मैं यहां पे प्रोजेक्ट करूंगा तो जेड कंपोनेंट क्या होगा, खत्म, एक्स और वाई कंपोनेंट ही बचे केवल। तो आपके पास जो प्रोजेक्शन आया, दैट प्रोजेक्शन शुड बी 3i कैप प्लस जे कैप, और हमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस प्रोजेक्शन का, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच शुड बी रूट ऑफ 9 प्लस 1 और रूट ऑफ 10। Hence the correct option should be option D. So question number 10, we have option D, that is root 10. Next, a coin is placed on a gramophone record rotating at a speed of 45 rpm. It flies away when the rotational speed is 50 rpm. If two such coins are placed on one over other on the same record, both of them will fly away when the rotation speed is. Okay. ये ग्रामोफोन की डिस्क बना ली, ये इसका एक्सेस हो गया, मान लीजिए यहां पे कहीं पर कॉइन रखा है, ठीक है ना, डिस्टेंस अभी कुछ आर मान लेते हैं। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, घूम रहा है, लेकिन ग्रामोफोन घूम रहा है और उसके ऊपर ये रखा है, तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसको रोक के रखने के लिए यहां पर फ्रिक्शन लगेगा स्मॉल एफ। तो टू स्टॉप फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसे देखते हैं,
ये ग्रामोफोन की सरफेस हो गई और इसके ऊपर यहां पे रखा हुआ है कॉइन, तो कॉइन पर नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन विच इज म्यू mg। तो अगर मैं फ्रिक्शन के प्लेस पर म्यू mg पुट कर दूं तो ये आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। मतलब फ्लाई होने के लिए जो ओमेगा की वैल्यू है वो म्यू जी अपॉन आर आएगी। अब एक कॉइन रखा था, उसकी जगह पे मैंने 2 कॉइन रख दिए। 2 कॉइन रखा तो ना तो म्यू बदला, ना जी और ना आर, एम बदला, और एम से तो ओमेगा को फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो यानी कि ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम and will remain same। और अगर ये सेम ही रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी 50 आरपीएम पे पहले फ्लाई कर रहे थे तो अब भी 50 आरपीएम पे ही फ्लाई करेंगे। हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, an organ pipe produces a fundamental frequency of 320 hertz at 47 degree Celsius। At 27 degree Celsius the fundamental frequency of pipe will be। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर के। सो कैन आई राइट F1 अपॉन F2 इक्वल्स रूट ऑफ T1 अपॉन रूट ऑफ T2। और T1 T2 किस में लेने पड़ेंगे? केल्विन में लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया 320 अपॉन ये फ्रीक्वेंसी मुझे नीडेड है। इस टेम्परेचर को 47 डिग्री में गिवन है तो मैं 273 और ऐड कर दे रहा हूं, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया 320 बाई एफ इक्वल्स रूट ऑफ 320 अपॉन 300 विच इज रूट ऑफ 16 बाई 15। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ 15 अपॉन रूट ऑफ 16 इंटू 320। अब रूट ऑफ 15 बाई रूट ऑफ 16 बहुत ही माइनर सी कैलकुलेशन होगी, बहुत ही एकदम जिसको बोले फाइन कैलकुलेशन। और ऐसी कैलकुलेशन अगर आंसर इतने दूर दूर है और हमें कुछ क्लियर दिख रहा है तो नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो इसको अप्रोच से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। रूट 15 बाई रूट 16, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये नंबर 1 से लेस है। अब अगर 1 से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर रिटर्न करता है। अगर आप किसी भी चीज को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो विच इज लेस देन 1 तो वो क्या करता है? नंबर को छोटा कर देता है। 10 से 8 बचा, और अगर ये 1 से बड़ा है तो ये जो आएगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा, मतलब 10 से बड़ा नंबर आ गया। तो बेस नंबर से बड़ा या बेस नंबर से छोटा हो जाता है नंबर, डिपेंडिंग अपॉन की जो मल्टीप्लायर है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा। यहां पे मल्टीप्लायर 1 से छोटा है तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 1 के कंपैरिजन में कुछ कम होना चाहिए। सो दिस शुड बी अराउंड 310। एक ही ऑप्शन है जो 320 से छोटा है, लेकिन चलिए फिर भी इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो दिस शुड गिव मी रूट ऑफ 15 अपॉन 4 इंटू 320, सो इस 80। इसको हम लोग रफली 3.9 के ही आसपास रख लें वैसे तो। सो दिस शुड गिव मी 8 4s are 32। ओके, 8 4s are 32, 75 और 31। सो नियरली अगर मैं देखूं तो ये 315, और वो भी कब? जब मैं इसको 3.94 रख रहा हूं। अब एक्चुअल वैल्यू रूट 15 की अगर मैं 3.9 के आसपास लिमिट करता हूं तो दिस वैल्यू शुड ऑल्सो कम क्लोज टू 310। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 310। ये एक अप्रोक्सीमेटेड अप्रोच है। क्लियर है ना बात? ओके, नेक्स्ट। द अमीटर रीडिंग इन द फॉलोइंग सर्किट विल बी। अमीटर रीडिंग चाहिए। इस सर्किट को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर लेते पहले तो। ये जो सेल वाला आर्म है इसको हम ले रहे हैं बेस में। यहां पर अमीटर लगा है, 2 वोल्ट का सेल है और इसके साथ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ऊपर क्या है?
तीन अपने पास रेजिस्टेंसेस हैं 6 ओम ईच, और वो तीनों के तीनों सेल के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये अपना एक डायग्राम बन गया, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6। ये तीनों पैरेलल में है तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 6/3। इक्वल रेजिस्टेंसेस है तो R/N अप्लाई कर सकते हैं, विच इज 2 ओम। इस 2 ओम के साथ ये 2 ओम सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट will be 2 plus 2, that is 4 ohm. Current in the circuit will be V upon R, which is 2/4, which is 1/2 ampere. Hence the correct option should be 1/2 ampere, option C. So for question number 13 we have option C. Next, in a portion of some large electrical network, current in certain branches are known as shown in the figure. The value of VA minus VC. VA minus VC पर फोकस करना है, ये है पॉइंट ए, ये सी, यहां तक जाने का अपना रास्ता ये बनेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे केवल इतने पर ही फोकस करना है बस, और कहीं पर नहीं। जो रास्ता बना है उसमें करंट देखते हैं। ओके, सो दिस पॉइंट ए, यहां पर करंट है 7 एम्पेयर, ये 2 ओम हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया। अब यहां पर है पॉइंट बी, यहां पर एक 9 वोल्ट का सेल भी है, और इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। दिस इज 5 वोल्ट, 4 ओम, 4 वोल्ट, 10 ओम। यहां से करंट दे रहा है 3 एम्पेयर। यह है पॉइंट सी, ये 6 ओम है, यहां से करंट है 2 एम्पेयर, एंड दिस पॉइंट डी। अब अगर मैं पूरी अपनी ब्रांचेस देखूं, मतलब जिनसे मुझे मतलब है, तो ए से सी तक जाने का ये रूट बनेगा। इस रूट में मेरे पास सी से करंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट मिसिंग है, जो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो अब इस ब्रांच के करंट के लिए क्या करें, इस ब्रांच के करंट के लिए लगाते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखिए कितना करंट आ रहा है, 3 एम्पियर ऊपर की तरफ, यहां से कितना करंट आया, 2 एम्पियर ऊपर की तरफ। तो इस जंक्शन पर ये दोनों साइड से करंट आ रहा है, टोटल करंट रिसीव कितना हुआ है, 5 एम्पियर। तो इस जंक्शन से आगे भी कितना जाएगा, 5 एम्पियर करंट ही आगे जाएगा। अब यहां से 5 एम्पियर करंट आगे गया, इस ब्रांच तक पहुंचा, इसके बाद 7 एम्पियर है, तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहां से ऊपर कितना आ रहा होगा, 2 एम्पियर। क्लियर है ना। तो ये करंट डायग्राम बन गया। मुझे चाहिए VA और VC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओपन सर्किट में इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी, VA। हम जा रहे हैं VC की तरफ, ये वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहां से डाउन। तो करंट अपने अपोजिट डायरेक्शन में, एंड द साइन विल बी पॉजिटिव, 7 into 2, देन इनकाउंटर्ड पोलैरिटी इज नेगेटिव, सो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। इसके बाद फिर से ये +5, करंट का डायरेक्शन फिर उल्टा है, तो 5 into 4, देन वी हैव +4 वोल्ट, और यहां से नीचे गए करंट ऊपर की तरफ है, और करंट है अपने पास 3 एम्पेयर, सो दिस शुड बी 3 into 10, एंड दिस शुड गिव मी पोटेंशियल एट सी। ओपन सर्किट में क्या करना होता है हमें, कि अगर हमारे मूवमेंट के डायरेक्शन से करंट अपोजिट है, मतलब अगर हम जा रहे हैं मान लीजिए ए से बी और करंट आ रहा है बी से ए, तो कैलकुलेशन होगी I into R, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप की, लेकिन साइन लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मुझे कोई सेल मिला, तो सेल तो डायरेक्ट पोटेंशियल बताता है, तो पोटेंशियल तो हम सेल का ले लेंगे, लेकिन सेल की जो पोलैरिटी हमें काउंटर हुई, जैसे हम ए से चल रहे हैं, हमें कौन सा टर्मिनल मिला है, नेगेटिव, तो हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, दोनों काम उल्टे। तो अभी ये क्या मिल जाएगा मुझे, VA प्लस, इन सबको ऐड करके देख लेते हैं, 14
+3 +5 +20 +4 +30 इक्वल्स VC। सो VA माइनस VC, ये सब चला जाएगा दूसरी तरफ नेगेटिव में, एंड दिस शुड बी 17, 22, 42, 46, 76. So the correct answer should be -76 volts, which is option B. So question number 14 should be option B. Next, if linear momentum P, length L and time T are assumed to be fundamental quantities, then the dimensional formula of pressure. तो प्रेशर को हम लोग ऐसे लिखें, मोमेंटम पावर A, लेंथ पावर B एंड टाइम पावर C। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml -1t -2। मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो mlt -1 होल पावर इज A। नाउ दिस इज L पावर B एंड T पावर C। इक्वेशंस बना लेते हैं जल्दी से दोनों तरफ। तो ये बन गया m पावर A, L पावर A, T पावर -A। यहां से LB, यहां से TC कंबाइन किया तो MA, L हो गया A प्लस B और T हो गया -A प्लस C। दिस इज M1 L -1 T -2। कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करने पर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, A प्लस B, जहां पे आप L की पावर कंपेयर करोगे यह आ जाएगा -1, इसमें A की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 प्लस B आ गया -1, मतलब B आ गया -2। और थर्ड इक्वेशन आ गई है T की पावर कंपेयर करने पर, -2 इज -A प्लस C, सो -2 इज -1 प्लस C की वैल्यू हो गई है -2 प्लस 1 विच इज -1। सो द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर विल बी momentum power A, which is 1, length power B, which is -2, and time power is C, which is -1। चलिए आउट ऑफ गिवन ऑप्शन देखते हैं। P1 L -2 T -1, this is in option number A. So 15th, the correct option is option number A. Next, if the unit of force is 10 kilonewton, the length is 10 kilometer and time is 1000 second, the unit of mass will be, okay। देखिए फोर्स गिवन है, तो फोर्स को अगर मैं डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहूं तो M L T -2 लिख सकता हूं। अब फोर्स क्या दिया है 10 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन में 1000 और मल्टीप्लाई कर लें। मास के लिए मुझे यूनिट चाहिए है। लेंथ गिवन है 10 किलोमीटर। नॉर्मली हम लोग SI में जब यूज करते हैं तो मीटर यूज करते हैं, तो इसको भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय टाइम। टाइम इज 1000 सेकेंड, पर इसकी पावर है 2, तो ये मेरे पास मिल जाएगा m इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 10 इंटू 1000, यहां से डिनोमिनेटर से आया 1000 का स्क्वायर और न्यूमरेटर से डिवाइड में पहुंचा 10,000। दिस कैंसिल्स आउट, तो जो m की यूनिट है वो आ गई मेरे पास 10 पावर 6 किलोग्राम। नॉर्मली अपनी यूनिट किलोग्राम होती है 1 किलोग्राम में, पर आउट ऑफ द गिवन कॉन्टेक्स्ट अपने पास एक 10 पावर 6 का फैक्टर अलग आ रहा है, एंड द करेक्ट वन शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 पावर 6 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, three vectors P, Q and R are present such that P plus Q minus R equals 0, then which of the following representation may be true? See, P plus Q plus R equals 0 बोला है, तो हम इन सारे डायग्राम्स में इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं किसमें ये कंडीशन मिलेगी। यहां देखिए, ये P है, ये Q है और R भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो अपना एडिशन का पॉसिबल केस है नहीं। अगर मैं इसे देखूं तो ये इक्वेशन आपकी P प्लस Q इक्वल R वेक्टर वाले फॉर्म में है। चलिए इसे देखते हैं। यहां पर P है और Q रिवर्स डायरेक्शन में है और R ऐसे है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, R प्लस Q शुड बी इक्वल टू P, ट्राइंगल लॉ लगाकर। अगर मैं C ऑप्शन को देखूं तो C ऑप्शन में क्या मिलेगा मुझे,
P plus Q equals R, which satisfies the condition and which is also the normal diagram which we draw when we explain triangles law. So the correct option should be option B. Next, if a particle is released from rest from a height of 100 meter from ground, the distance traveled by the particle in third second is. देखिए, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि पार्टिकल को किसी भी तरीके से 3 सेकेंड से कम का टाइम तो नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि थर्ड सेकेंड हो ही ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 है और एस होता क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो एस इज 100, यू रेस्ट है, जी में 10 पुट कर ले रहा हूं, वैसे गिवन भी है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 100 इक्वल्स 1/2 इंटू 10t स्क्वायर और t स्क्वायर आ जाएगा 200/10। t आ गया रूट ऑफ 20 विच इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। तो अपना ये तो क्लियर हो गया कि ये पार्टिकल कहीं पर भी ग्राउंड पे थर्ड सेकेंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। अब अगर ये थर्ड सेकेंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला हम लिखते हैं u प्लस a/2 2n-1। u 0 है, a g के इक्वल हो जाएगा, थर्ड सेकेंड में हमें वैल्यू चाहिए। सो दिस विल बी 10/2 into 5 or 25 meter. Hence the correct option should be option C, which is 25 meter. Question number 18. Next, the magnitude of acceleration of the blocks A and B connected through a light string passing over a smooth pulley as shown in the figure respectively are. देखिए पहली बात तो ये ब्लॉक हैवियर है तो नीचे जाएगा, ये ब्लॉक लाइटर है तो ऊपर जाएगा, पर जाएंगे दोनों सेम एक्सेलरेशन से। तो एक ऑप्शन अपने पास बी और डी है जो कि करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि सेम है। ए और सी तो हम ऐसे इग्नोर कर सकते हैं, करेक्ट। अब कितना आता है एक्सेलरेशन, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम एटवुड टेबल कहते थे और एटवुड टेबल में एक्सेलरेशन लिखते हैं m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाई जी। तो ये कर लेना है 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू जी इज 10। I'm sorry, excuse me. So this 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ब्लॉक्स का जो अपना एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, a particle of mass m describes a circle of radius r. The centripetal acceleration of the particle is 4/r square, the momentum of the particle. Okay, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है, मतलब a की वैल्यू गिवन है 4/r स्क्वायर और a होता है v स्क्वायर अपॉन r। सो v स्क्वायर अपॉन r इज 4/r स्क्वायर, यानी कि v की वैल्यू मिल जाएगी रूट ऑफ 4/r। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। सो m इंटू रूट ऑफ 4/r, 4 में रूट के बाहर ले सकता हूं। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 2m/√r, which is option B. So question number 20 should have option B. Next, in pure rotation about a fixed axis, the particle of the rigid body, okay, option based है, move with same linear velocity. प्योर रोटेशन है, फिक्स्ड एक्सिस है, द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी सेम लीनियर वेलोसिटी, नो। मे मूव विद डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा भी नहीं, अगर प्योर रोटेशन है तो सारे पार्टिकल एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। मे मूव इन सर्कल्स इन डिफरेंट प्लेन, यस दिस इज पॉसिबल। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक स्फीयर ले लूं और स्फीयर का एक पार्टिकल यहां पे P है, दूसरा पार्टिकल मान लीजिए Q है, यहां से एक्सिस और ऐसे रोटेट करा दिया, तो ये पार्टिकल P ऐसे मूव करेगा इस सर्कल में और Q यहां पे मूव करेगा, मतलब इन दोनों के प्लेन ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सो हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव ऑप्शन C.
Next, if delta U and delta W represent the change in internal energy and work done by the system respectively, then in thermodynamic processes, which of the following is incorrect? ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, चलिए चेक करते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। आइसोथर्मल, इनफैक्ट हम डेल्टा यू लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी, डिपेंड करता है टी पर। तो अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा यू इज नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूं, अब इसमें एडियाबैटिक है तो डेल्टा क्यू क्या कर दोगे, 0। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू के, हेंस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में द रिलेशन दैट वी हैव इज डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें कुछ भी जीरो नहीं होता। अगर जीरो नहीं है तो अगर मैं डेल्टा यू फाइंड करूं तो शुड बी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू एंड नॉट डेल्टा डब्ल्यू। हेंस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट is option C, and out of the given we need only incorrect, so the correct option for us should be option number C. Next, question 23. An ideal gas goes from A to B via two processes 1 and 2 as shown in pressure volume PV graph. If W1 and W2 are the work done by the gas in the process 1 and 2 respectively, then देखिए हमसे ये पूछा है कि अगर ये PV ग्राफ में देखेंगे तो इन दोनों में से कौन सा वर्क ग्रेटर देन 0 और कौन सा लेस देन 0। इन अदर वर्ड्स कौन सा वर्क पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा और डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव होगा। अब यहां देखते हैं, यहां पर हम ए से बी जा रहे हैं और वॉल्यूम की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहां पर भी हम सेम काम कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में जो अपना वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और एक्सपेंशन है तो वर्क पॉजिटिव होगा। हेंस बोथ द वर्क शुड बी पॉजिटिव, hence the correct option should be option number C. Next, below two graphs are drawn for an ideal gas at equal volume, then M1 and M2 are related as। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ यहां पर ड्रॉन है। अगर P और T के बीच में ग्राफ है तो मैं स्लोप दोनों ग्राफ का फाइंड कर लेता हूं। स्लोप शुड बी इक्वल टू T बाई P। अब इस ग्राफ को मैं बोल देता हूं ग्राफ नंबर 2 और इस ग्राफ को मैं बोल देता हूं ग्राफ नंबर 1। एंगल से देखें तो मुझे ऑब्वियसली 2 का जो एंगल है वो बड़ा दिख रहा है, मतलब 2 का स्लोप ज्यादा है। तो T बाई P फॉर ग्राफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन T बाई P फॉर ग्राफ नंबर 1। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे पहुंचना है मास तक। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब में हम पहुंचते हैं नंबर ऑफ मोल पर। तो चलिए वहीं से अब वर्कआउट करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं लिखूं PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, देन यहां से अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले लूं तो V अपॉन म्यू आर, दिस इज इक्वल टू T बाई P। तो T बाई P के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, V बाई म्यू आर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा V बाई म्यू आर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन V बाई म्यू आर ऑफ 1। अब V अपॉन R ये तो सेम ही है ना, इक्वल वॉल्यूम है, तो V भी सेम है, R भी सेम है। तो मतलब 1 बाई म्यू 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स आपने ज्यादा, दोनों सेम गैसेस है, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स जहां पे ज्यादा लिए वहां पे मास ज्यादा होगा। तो हेंस M1 शुड बी ग्रेटर देन M2। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन A, M1 greater than M2. Question number 24, option 1. Next, question 25. A wire Young's modulus Y equal to 2 into 10 power 11 Newton per meter square has length 1 meter and area 1 mm square. The work required to increase its length by 2 mm is, okay. देखिए वर्क डन हम लिखते हैं हाफ YA small l square by capital L। सारे वैल्यूज पुट कर लें। So this should be 2 into 10 power 11.
area is 1 mm square which is 10 power minus 6. स्मॉल l लेंथ हमने चेंज करी है 2 mm, so 2 into 10 power minus 3 should be squared and capital L is 1 meter. 2 to 2 goes out, ये आ गया 10 power 11 into 10 power minus 6, यहां से मिला 4 into 10 power minus 6, रिजल्ट मिला मुझे 4 into 10 power minus 1 which is 0.4 and the correct option should be 0.4 joule. So 25 option A. Next, a liquid is stirred. When stirring is stopped, the liquid comes to rest due to. लिक्विड को घुमाने पे वो रेस्ट में आता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड विस्कोसिटी. करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी, विस्कोसिटी, फॉर 26. नेक्स्ट, 27. If pressure at half of the depth of a lake is 2 by 3 times the pressure at bottom of the lake, then the depth of the lake will be. Okay. ये लेक अज्यूम कर ले रहे हैं. The total depth is say h. ये हाफ हो गया h by 2. इधर pressure is suppose P1. Here the pressure is suppose P2. So what we are given is P1 is 2 by 3 of P2. ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट अज्यूम कर लेते हैं. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. तो P1 कितना आ जाएगा, P नॉट प्लस h by 2 रो जी. ये हो जाना चाहिए 2 by 3. P2 आ जाएगा P नॉट प्लस h रो जी. P नॉट इज गिवन एज 10 पावर 5. h हमें फाइंड करना है. रो हो गया 10 पावर 3, g हो गया 10. ये हो गया 2 by 3 इंटू 10 पावर 5 प्लस 2 by 3 इंटू h 10 पावर 3 इंटू 10. h वाले टर्म एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ. तो 10 पावर 5 मेरे पास पहले से है, माइनस 2 by 3 इंटू 10 पावर 5 एंड हियर आई हैव 2 by 3h इंटू 10 पावर 4 माइनस h by 2 इंटू 10 पावर 4. सो दिस शुड बी 1 by 3 इंटू 10 पावर 5. और यहां पर इसको सॉल्व करने पर मैं एलसीएम अगर लूं तो आएगा 4h माइनस 3h इंटू 10 पावर 4. सो 1 by 3 इंटू 10 पावर 5 शुड बी h by 6 इंटू 10 पावर 4. h मिलना चाहिए मुझे 6 by 3 इंटू 10 पावर 5 डिवाइड बाई 10 पावर 4 विच इज 20 meter. So correct option should be 20 meter, which is option B. Next, in YDSE, if one slit is covered by a transparent film so that it transmits only 1/2 the light intensity of other, then choose the incorrect statement. Okay, so we have incorrect statement here. Which of these will be incorrect? The fringe pattern will shift towards the covered slit. Okay. The fringe pattern will shift away from the covered slit. Bright fringe will become less bright and dark fringe will become some bright. ये बात सही है. Fringe width will remain unchanged. This is also correct. So the only statement which is incorrect is option B. So for question 28, we have option B. Next. In the given circuit, the charge on 4 microfarad capacitor is. इस वाले पर हमें चार्ज चाहिए. Let us see. यहां से 10 वोल्ट का सेल है, दोनों पैरेलल है. तो मैं जब चार्ज डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो केवल इस ब्रांच पे फोकस करो. इस ब्रांच पे मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर 4 और ये दोनों है पैरेलल. सो दिस विल बी 6 एंड द टोटल सेल वी हैव इज 10 वोल्ट. देखिए पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट. अब ये दोनों हो गए सीरीज. तो सीरीज में मेरे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, दैट इज 24 बाई 10. और चार्ज होता है C इंटू V. सो नेट चार्ज फ्लोइंग इन दिस इंटायर आर्म विल बी 24 माइक्रोकूलम. हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन B. Next,
A cell of EMF E is connected across a resistance capital R. The potential difference between the terminal of the cell is found to be V. The internal resistance of the cell must be. Okay. देखिए सपोज करंट I है तो V होना चाहिए IR के इक्वल टर्मिनल पोटेंशियल, और E हम लोग लिख सकते हैं V प्लस I टाइम्स स्मॉल r के इक्वल. हमें चाहिए स्मॉल r की वैल्यू. तो अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू पुट करना चाहूं, व्हाट कैन आई डू? यहां से मिला V इक्वल्स I इंटू कैपिटल R, यहां से मिला E माइनस V इक्वल्स I टाइम्स स्मॉल r. डिवाइड कर लेते हैं दोनों को. I गोज आउट, सो V अपॉन E माइनस V शुड बी कैपिटल R बाई स्मॉल r, या स्मॉल r मिल जाएगा E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, विच इज ऑप्शन E minus V upon V times R, which is option C. So question number 30, we have option C. Next, find terminal potential difference of 10 volt cell. 10 volt cell का terminal potential difference चाहिए, ठीक है. नेट EMF देख लेते हैं पहले. तो इस सर्किट में अगर अपन देखें तो दो सेल कनेक्टेड हैं, लेकिन उनके पोलैरिटी अपोजिट, मतलब माइनस से प्लस नहीं, माइनस से माइनस कनेक्टेड है. तो नेट ईएमएफ हो गया 10 माइनस 2 विच इज 8 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 5, 2 एंड 1. देखिए मल्टीपल मेथड है इस क्वेश्चन को करने के. तो टोटल करंट आ जाएगा सर्किट में E बाई आर विच इज 8/8 विच इज 1 एम्पियर. अब यहां चलें, केवल जो मुझे दिख रहा है मैं केवल उस डायग्राम पे अब जाऊंगा, मतलब जिसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है. ये करंट रहेगा अपना डायरेक्शन. तो अगर मैं इस सेल के लिए अब फोकस करूं, केवल ये करंट का डायरेक्शन हो गया. यहां पर 2 ओम है और ये 10 वोल्ट है. ये एक तरह से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वाला केस हो गया, राइट. चलिए, तो हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए लेट अस टेक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट को फाइंड करने के लिए लेट अस टेक दिस पॉइंट्स एज ए एंड बी, और इनके बीच में किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं. सो VA, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो मैं लिखूंगा -10. आगे जा रहे हैं, करंट हमारी तरफ आ रहा है, सो प्लस I इंटू 2 शुड बी VB. thus VA माइनस VB कैन बी रिटन एज 10 माइनस 2I, और I की वैल्यू है अपने पास 1. So this should be 8 volt. The correct option in this case should be 8 volt. So 31, option A. Next. If power in 3 ohm is 27 watt, then what will be the power in 2 ohm? यहां पर 27 watt का पावर है, यह हमें क्वेश्चन में देके रखा है. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहां से कोई करंट I फ्लो कर रहा होगा. thus I square R should be equal to 27. R is given as 3, तो I square की वैल्यू हो गई 9, और I should be equal to 3 एम्पियर. अब यहां चले, ये 2 ओम और 4 ओम ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं. यहां से करंट कुछ आ रहा है 3 एम्पियर. यहां पर सपोज कर लेते हैं करंट I गया तो इधर जाएगा 3 माइनस I, किरचॉफ्स लॉ. अब ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए. thus 2I शुड बी इक्वल टू 4 3 माइनस I. V इक्वल टू IR अप्लाई किया है तो I शुड बी इक्वल टू 6 माइनस 2I, 3I शुड बी इक्वल टू 6, और I शुड बी इक्वल टू 2 एम्पियर. मतलब यहां पर जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट जा रहा होगा? 2 एम्पियर का करंट. अगर ये 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यहां पे पावर कितना आएगा? I square R, that is 2 square times 2, that is 8 watt. So the correct option should be option A. Next, question 33. A body of mass m is lifted up from the surface of Earth to a height 3 times the radius of the Earth. The change in potential energy of the body is. देखिए बॉडी यहां पे थी R डिस्टेंस पर, इसको हम 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ और ऊपर ले गए, मतलब फाइनल डिस्टेंस कितनी कर दी? 4R. तो अब अगर मैं इसको सोचूं तो चेंज इन एनर्जी क्या होना चाहिए? फाइनल
माइनस इनिशियल। फाइनल क्या लिखेंगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r, माइनस इनिशियल क्या लिखेंगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहां से अगर मैं कॉमन लूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, तो ये 1/4 माइनस का हो गया, लेकिन ये 1 पॉजिटिव हो गया, ये तो पूरा फैक्टर बाहर आ गया, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गए, प्लस। तो ये मुझे मिला जी एम एम बाई आर इंटू 3/4, ये डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। सो डेल्टा यू शुड बी 3/4। अब देखिए आंसर मुझे जो गिवन है वो स्मॉल जी के फॉर्म में गिवन है, तो स्मॉल जी के लिए क्या करें, स्मॉल जी आर स्क्वायर इज कैपिटल जी एम, ये रिलेशन हम जानते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जी आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर। सो आई विल हैव डेल्टा यू इक्वल्स 3/4 एम जी आर। सो 3/4 एम जी आर इज ऑप्शन बी, 33rd option B. Next, a satellite which is geostationary in a particular orbit is taken to another orbit. Its distance from the center of Earth in new orbit is 2 times that of the earlier orbit. The time period in the second orbit is, चलिए देखते हैं। टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मली है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर इज R1 अपॉन R2 होल क्यूब। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दी है तो टाइम पीरियड हो गया 24 आवर्स, न्यू केस में मान लेते हैं T हुआ। पहले केस में डिस्टेंस R है, दूसरे केस में डिस्टेंस डबल कर दी है सेंटर के कंपैरिजन में। तो यहां से सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 24 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज 1/8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 स्क्वायर इंटू 8 इज टी स्क्वायर, दस टी शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 24 इंटू 8। तो यहां से एक 24 बाहर आ गया और 8 के लिए हम कर सकते हैं 2√2, एंड द फाइनल ऑप्शन शुड बी 48√2। सो 48√2 आवर्स, दैट इज ऑप्शन बी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ विल बी। देखिए सेंटर ओ पे कर क्या रहे हैं, दो आर्क दिख रहा है मुझे विच आर 1/4 ऑफ द सर्किल, 90 डिग्री का एंगल लेकर। तो आई कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड एज 1/4 म्यू नॉट आई बाई 2r। अब पहले के लिए है R1 और दूसरे के लिए आई कैन राइट 1/4 म्यू नॉट आई बाई 2r2। अच्छा एक बात और समझने वाली, जो डायरेक्शन है करंट का वो यहां से भी आप देखेंगे तो क्या है, क्लॉकवाइज है, और आगे आके जो दूसरे लूप में जाएगा वो भी क्लॉकवाइज जाएगा। तो जब ओवरऑल डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन रहेगा, हेंस इट विल बी एडिंग। कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 8, बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। So the final answer should be mu naught I by 8. LCM लिया and this should be R1 plus R2, which is option number B. Next, a coil has total 100 turns, each having area 50 centimeter square. Between t equal to 0 to t equal to 4 second, total flux through the coil changes from total 12 वेबर टू 4 वेबर। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। देखिए अगर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछता तो हम एन डी फाई अपॉन डी टी यूज करते, हमसे पूछा है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल, मतलब केवल एक कॉइल के लिए चाहिए बस, मतलब एक लूप के लिए। दस ईएमएफ विल बिकम माइनस चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। सो 4 minus 12 and time taken is 4 seconds. So minus 8/4 or minus 2. So this should be 2 volt. Hence the correct option should be option A. 36th option should be A. Next, in the situation shown, B equal to 0.1 Tesla, V is 5 meter per second. Okay, so it's a velocity.
induced EMF between the end of the conducting rod is found to be 0.2 volt, length of the rod is, देखिए इंड्यूस्ड EMF मोशनल EMF का केस है तो VLV लिखेंगे। सारे एंगल मुझे परपेंडिकुलर दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। इंड्यूस्ड EMF is 0.2, B is 0.1, लेंथ इज नीडेड, वेलोसिटी इज 5। तो यहां से क्या मिल जाएगा, L हो गया 0.2 बाई 5 इंटू 0.1, डेसिमल गोज आउट, ये हो जाएगा अपने पास 0.4। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी 0.4 मीटर और 40 सेंटीमीटर। सो 37, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, peak value of a sinusoidal alternating current is 2A, RMS current is equal to, okay, I RMS should be equal to I peak by root 2। पीक वैल्यू 2 एम्पेयर दिया है, इसको रूट 2 से आप डिवाइड करेंगे, सो द वैल्यू विल बी रूट 2 एम्पेयर। सो 38 शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in an alternating current circuit, peak value of current and EMF are I0 and E0 respectively. Phase difference between current and EMF is 60. Average power can be given by, all right, average power चाहिए। Average power is written as VRMS IRMS cos phi, or can be written as V0 I0 by 2 cos phi। तो वैल्यूज क्या क्या गिवन है मुझे, अब मैं वैल्यूज पुट कर लू इनमें। तो E0 I0 by 2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सो द करेक्ट आंसर शुड बी E0 I0 by 4, hence the option should be option B, 39th option B। Next, a ray of light is incident at the glass water interface at an angle as shown below and it emerges finally parallel to surface of water, then the value of mu g will be, ये ग्लास है, यहां पे mu g की वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेट अस से इस इंटरफेस पर यहां से जो एंगल है ये I है, और दूसरे इंटरफेस पर जब जा रहे हैं तो इधर कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, लेट अस से दिस इज R, सो इवन दिस विल बी R। इसके लिए मुझे म्यू गिवन है 4/3, और यहां से ये निकल गई है इसके पैरेलल, thus this angle has to be equal to critical angle C, both of these। तो अब मैं यहां से इसको बिल्ड करना स्टार्ट करता हूं। R is equal to critical angle for water, और क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या जानते हैं, साइन C इक्वल्स 1/μ, राइट। तो C की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/μ। अब यहां से ये लगाते हैं साइन I अपॉन साइन R, मतलब ये एंगल C के इक्वल, राइट। सो फॉर ग्लास क्या लिखेंगे हम, म्यू ऑफ ग्लास साइन I शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर साइन R। म्यू ऑफ ग्लास इज रिक्वायर्ड, साइन I हमें देके रखा है, म्यू ऑफ वाटर इज 4/3, और साइन R के प्लेस पे हमें लिखना है साइन C, क्योंकि ये एंगल किसके, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/μ के इक्वल, विच इज 3/4। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से म्यू जी किसके इक्वल मिला, यहां पर 1 था, 1 अपॉन साइन I। Thus correct option should be 1 upon sin I, option B। So question number 40, we have option B। Next, a convex lens of focal length 40 centimeter, a concave lens of focal length 40 centimeter, and a concave lens of focal length 15 centimeter are placed in contact. The power of combination in diopter is, okay, 3 lenses put करें, तो पहला है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ है 40 पॉजिटिव, दूसरा है कॉनकेव,
फोकल लेंथ है 40, नेगेटिव हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज कॉनकेव, फोकल लेंथ है 15, नेगेटिव। अब कंबाइंड रखें तो नेट फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1/40 पॉजिटिव, 1/40 नेगेटिव, 1/15 नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए, -1/15 आ गया। अगर हमें पावर चाहिए तो पावर कितनी हो जानी चाहिए, 1/f, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो पावर आ जाएगी 100/15 नेगेटिव, which is -6.67. So the correct option should be option D, 41, option D. Next, a small telescope has objective lens of focal length 144 centimeter and eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope and separation between objective and eyepiece when final image is at infinity? देखिए फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है तो मैग्नीफाइंग के लिए वी कैन यूज डायरेक्टली FO अपॉन FE, दैट इज 144 अपॉन eyepiece is 6, so magnifying power will be 24 times, और लेंथ ऑफ द ट्यूब ये हो जाएगा इनका सम, 144 प्लस 6 और 150, and the correct option in this case will be option A, 24 and 150. So question number 42, option A. Next, the diffusion current in a PN junction is greater than the drift current in magnitude. देखिए डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट से ज्यादा चाहिए, तो जब इनिशियली पीएन जंक्शन बनता है तो मेन डिफ्यूजन ही होता है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करने चाहिए। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो कब बढ़ता है, फॉरवर्ड बायस में, तो ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हमें देके रखी है, hence 43rd we should have junction in forward bias, so 43rd option is A. Next, 44, the output of the given logic gate is, okay, लॉजिक गेट का आउटपुट बुलियन फॉर्म में चाहिए, तो यहां से AB, ये आपका आ गया नैंड गेट, और ये साथ में B, और दोनों मिलकर बना दिए और गेट Y। लेट अस से दिस इज P, दिस इज B। तो पहले तो मैं इसको नॉर्मल जो अपना फॉर्म बनेगा वो लिख लेता हूं, सो Y शुड बी P प्लस B, और P के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं A डॉट B बार, और साथ में हमारे पास B तो है। तो अभी यहां पर जो अपना रूल होता है वो क्या बोलता है, A बार प्लस B बार, और एक साथ में B आ गया। अब B प्लस B बार, दिस विल ऑलवेज प्रोड्यूस 1। भाई अगर एक आपने 1 लिया है, दूसरा 0 लिया है, तब भी 1, और एक 0 लिया है तो दूसरा बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब भी रिजल्ट 1, और 1 को आप किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हैज टू बी 1। सो द रिजल्टेंट शुड बी 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन शुड बी C. Next, in the given figure, which of the diode are forward bias? Forward bias के लिए P side चाहिए at higher potential than N type. N type should be at lower potential. तो चेक कर लेते हैं, यहां पर ये +5 है, ये 0, not a forward bias. यहां पर ये +5 है, ये +10 है, this is forward bias. बाकी भी फिर भी चेक कर लेते हैं, this is 10, this is 0, not forward bias. This is -5, this is +10, definitely not forward bias. So the only thing which is in forward bias is option B. So this was the solution of the paper. I hope you enjoyed it, you liked it, and you are doing all your best for the exams. I hope your preparation is up to the mark because the exam is very near now. So keep on doing well, study well, focus on key concept. All the best. Thank you.